गैरी ने चकड़ा आगे बढ़ा दिया। मैं भी घोड़े पर सवार हो गया था और घोड़े एक मखसूस रास्ते पर चल पड़े। चालाक गैरी मैन दिमागी तौर पर बहुत मजबूत था। उसने शायद हर कदम पर खूब गौर खोज किया था। रास्तों का तयन भी उसी ने किया था। मुझसे कोई कहता कि मैं सीधे रास्ते का इंतखाब कर लूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। बहरहाल हम चल पड़े और जब हम नितिका की सरहद से गुजर रहे थे तो मैंने दो साए देखे। गैरी ने उन्हें नहीं देखा था। मैं चौंक पड़ा और मैंने घोड़ा उन सायों की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन ना जाने मेरा वहम था या नजरी धोखा, साए रूपोश हो गए। कोशिश के बावजूद वो नजर ना आए तो मैं वापस पलटा। क्या हुआ था फरजान? गैरी बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। मुझे कुछ शुबा हुआ था। कैसा शुबा? मुझे दो साए नजर आए थे। ओह, फिर? करीब जाने पर वो ना जाने कहाँ चले गए। तुमने तलाश किया? हाँ, मुमकिन है सिर्फ धोखा हो, किसी दरख्त की परछाइयाँ हो। यहाँ कौन हो सकता है? हो भी सकता है। क्या मतलब? जिस वक्त तुम गिरफ्तार हुए थे गैरी मैन, तो बहुत पहले तुम्हारे बारे में पता चल गया था। ओह, तुम्हारा मतलब है? हाँ, नैतिका वाले इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। अब तो फिर हम खतरे में हैं फरजान। चलो, रात भर तेजी से सफ़र किया जाएगा। चलो चलो, जल्दी करो। मैंने गैरी से इत्तेफाक किया। गैरी ने चकड़े की रफ्तार तेज़ कर दी और मेरा घोड़ा भी उसके साथ दौड़ने लगा। रात का वक्त था, तेज़ रफ्तारें खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन दूसरी जानिब भी खतरा था। हम जानते थे कि भागने वालों के साथ अब नैतिका वालों का रवैया अच्छा ना होगा। मुमकिन है हमें उस जुर्म की पादाश में कत्ल ही कर दिया जाए। बोसीता पहले ही खार खाता था। उसने दिल से गैरी को कबूल नहीं किया था। सो हम बर्फ रफ्तारी से सफ़र करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हमारे उस शुबे की तस्दीक हो गई। रात की तारीकी में एक आवाज़ उभरी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यह ढोलों की आवाज़ थी, मखसूस आवाज़ जो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती थी। फरजान, सफ़र जारी रखो, उन्हें हमारे फरार की इत्तला मिल चुकी है। गैरी गैरी ने घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी। ढोल बजते रहे और सफ़र जारी रहा। रास्ता ज़्यादा अच्छा ना था, फिर भी घोड़े खासी रफ्तार से सफ़र कर रहे थे, लेकिन शायद रास्ते की कोई भूल हुई थी। हमने कोई लंबा रास्ता अख्तियार किया था। घोड़े थक चुके थे और अब उनकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। रोशनी फूटने लगी। घोड़े भी कहाँ तक दौड़ते। दरिया के किनारे किनारे अब हम सुस्त रफ्तारी से सफ़र कर रहे थे और जो ही सूरज की पहली किरण ने सर उभारा, दरिया के दूसरे किनारे से कुछ दूर हमें वहशी नजर आ गए। हमारे मुंह हैरत से खुल गए। उनमें ज़्यादातर पैदल थे, चंद घोड़ों पर सवार थे। ना जाने उन्होंने कौन सा मुख्तसर रास्ता अख्तियार किया था। एक लम्हे के लिए हम गुंग हो गए और फटी फटी आंखों से उन्हें देखते रहे। फिर गैरी चीखा, फरजान भागो। उसके साथ ही उसने घोड़ों पर बेतहाशा चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। घोड़े जान तोड़ कर भागे, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और था। मुझे यकीन था कि जो लोग हमारी सारी रात की मेहनत पर इस आसानी से पानी फेर सकते हैं, हम अब भी उनके फंदे से बचकर निकल नहीं सकेंगे, हाँ कितना ही क्यों ना भाग लें। बहरहाल मैंने गैरी का साथ दिया। तब मैंने देखा घोड़े दरिया के किनारे किनारे दौड़ने लगे और बहुत से पैदल जंगलियों ने कम बहाव की जगह से दरिया पार कर लिया। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। चनाचा थोड़ी देर में हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और अब हम चारों तरफ से उनके शिकंजे में थे। गैरी के आवाज़ जवाब दे गए। हमारे पास हथियार भी ना थे जो उनसे मुकाबले की सोचते। चनाचा बेबसी से हम हालात का इंतजार करने लगे। जंगलियों ने जब देखा कि हमारी जद्दोजहद बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, तो फिर एक ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर हमारी तरफ बढ़ा। बोसीता उन सब से आगे था। बुआना, उसने सर्द आवाज़ में मुझे पुकारा। वही हुआ ना बुआना जो मेरा ख्याल था। क्या? तुम भी शातिर निकले। बोसीता, मैं कोई और झूठी बात ना कहो बुआना, सच कहो। मैं सच कहता हूँ बोसीता। क्या मैंने सफ़ेद चमड़ी वालों के बारे में गलत कहा था? हम इन जंगलों में नहीं रह सकते बोसीता। क्यों? तुम नहीं समझते, हम अपनी ही दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। जंगलों ने तुम्हें क्या तकलीफ दी थी? कुछ नहीं, लेकिन क्या हमने तुम्हारी अतात नहीं की? ठीक है कि बुआना, तुम इतने बुरे नहीं थे। बुराई उस वक्त से शुरू हुई जब से सफ़ेद फार्म आया। ये मेरा दोस्त है बोसीता, और हमारा दुश्मन। अब तुम मुझे भी अपने दुश्मनों में शुमार कर लो बोसीता, मैंने सख्त लहजे में कहा, और बोसीता ने चौंक कर मुझे देखा। फिर उसकी आंखों में नफरत उभर आई। तुम सब एक जैसे होते हो। हमारे रंग स्याह हैं, लेकिन हमारे बदन से निकलने वाले पसीने से वफा की बू आती है। फिर उसने एक हाथ बुलंद किया और एक मखसूस इशारे से नीचे गिरा लिया। तब चारों तरफ से वहशी हम पर टूट पड़े। उन्होंने गैरी की टांग पकड़कर नीचे घसीटा और फिर छकड़े का पर्दा खोलकर रीफा और उसकी माँ को भी नीचे खींच लिया। पैट्रिशा के गोद में मेरा बच्चा मौजूद था, जिसे उसने गिरने ना दिया। तब बोसीता ने बेहोश लाजिका को देखा। क्या ये मर गई है? नहीं, बेहोश है। बोसीता आगे बढ़ा। फिर उसने हीरों के ढेर को देखा। उसकी आंखों में हकारत उभर आई। हमारा और तुम्हारा मजहब किस कदर मुख्तलिफ है ना बुआना। मजहब? हाँ, हमारा खुदा सूरज है, रोशनी फैलाने वाला, और तुम्हारा मजहब है लालच। तुम इन चमकदार पत्थरों के पुजारी हो। क्या तुम इन्हीं पत्थरों को सिजदा करते हो? बोसीता, ये हमारी ज़रूरत है।
तुम ज़रूरत को खुदा मानते हो? नहीं, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत, तुम्हारी आदत है। कैसे लोग हो तुम? अपने खुदा के मामले में भी सच नहीं बोलते? इन जंगलों ने तुम्हें मोहब्बत दी, इज्जत दी, तुम्हें बहुत बड़ा दर्जा दिया, लेकिन तुमने गोश्त पोस्ट के इंसानों को छोड़कर, मोहब्बत से धड़कने वाले सीनों को छोड़कर पत्थरों को अपनाया। जाओ बुआना, हम पत्थरों के पुजारियों से अकीदत नहीं रखते। हमारी तरफ से जिंदगियों और इन कीमती पत्थरों के तोहफे को ले जाओ। लाजिका तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उसे कौन रोकेगा? वो बीवी है मेरी। वो जंगलों की पुजारन है, सूरज की अकीदतमंद है। हमारे तुम्हारे मजहब नहीं मिलते। वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हम तुम्हें जाने की इजाज़त देते हैं। और सुनो, इसको भी लेते जाओ, ये तुम्हारा खून है। अगर लड़की होती तो हमारी थी। हम अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले ना करते, लेकिन ये सांप का बेटा है और बड़ा होकर सांप ही बनेगा। इस जहरीले सांप को यहाँ से ले जा सकते हो तुम। मैं लाजिका को भी लेकर जाऊंगा। मैंने सीना तान कर कहा, कोई ऐसी बात मत करो जो तुम्हारी गंदी फितरत पर हमें मुश्तैल कर दे। तुम्हारे खून का एक एक कतरा तकसीम हो जाएगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो सीता ना जाने किस तरह अपने जज्बात को रोक रहा था। उसके चेहरे पर सख्त हिजान के आसार थे, लेकिन मैं उसकी कैफियत पर गौर नहीं कर रहा था। मेरी तो अपनी जहनी कैफियत खराब थी। लाजिका को छोड़ने का अब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मेरे रगो पै में समाई हुई थी। फरजान, चले जाओ। अब तुम बुआना नहीं हो, बैरूनी दुनिया के लुटेरे हो, पत्थरों के पुजारी हो। बको मत, लाजिका को उठा लो। बोसीता ने हुक्म दिया और 4 आदमी बेहोश लाजिका की तरफ बढ़े। मैंने वहशियाना अंदाज में उनमें से एक की गर्दन पकड़ी, दूसरे के पेट में लात रसीद कर दी, लेकिन फिर बोसीता ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा मेरी गर्दन पर रसीद कर दिया और मेरी आंखों में तारे नाच गए। मैं आगे पीछे डोलता रहा और फिर बेहोश हो गया। ना जाने कितनी देर बाद होश में आया, और जब होश आया तो मेरे हवास ठिकाने ना रहे। मैं तन्हा था, ना कोई घोड़ा था, न गैरीमैन। हाँ, मुझसे फासले पर मेरा बच्चा तड़प तड़प कर रो रहा था। बच्चे की आवाज़ तीर की तरह मेरे दिल के पार हो गई। मैंने मतवहिश निगाहों से चारों तरफ देखा। ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैं बेहोश हुआ था। ना जाने मैं कहाँ था। बहरहाल मैंने लपक कर बच्चे को गोद में उठाया और वो मेरी मेहरबान आगोश में आते ही चुप हो गया। तब मैंने हालात का जायजा लिया। तभी मेरी निगाह नज़दीक एक पत्थर से दबे हुए कागज़ पर पड़ी और मैं चौंक गया। उस कागज़ की यहाँ मौजूदगी मायने खेज थी। मैंने उसे पत्थर के नीचे से निकाला। बोसीदा कागज़ पर पिछली तरफ एक मिटा मिटा सा नक्शा था, दूसरी तरफ एक ताज़ा तहरीर थी। डियर फरजान, तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरे काम में बड़े मुआविन साबित हुए। तुम्हारी वजह से मैंने हीरों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा हासिल किया। अब मेरी तमाम ज़िंदगी नहायत सुकून से बसर होगी। लेकिन फरजान, तुम मुझे गद्दार या दगाबाज नहीं कहोगे। मैंने बहरहाल तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, वरना इस आलम में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बासानी कत्ल किया जा सकता था। मेरे अलावा तुम्हें रीफा का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें कत्ल करने से रोका। तो मेरे दोस्त सुनो, मैं तुम्हारे जहन से सारी उलझनें मिटा दूँ। बोसीता ने लाजिका को हासिल कर लिया और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँ। उस शरीफ आदमी ने तो हीरों की तरफ भी तवज्जो नहीं दी थी, सो मैं तुम्हें लेकर चल पड़ा। ये जगह बस्ती से ज़्यादा दूर नहीं है। इस पत्थर के दूसरी तरफ चंद हीरे भी पड़े हुए हैं जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। इन्हें लेकर बस्ती चले जाओ और ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। और हाँ, बोसीता ने हिदायत कर दी थी कि आइंदा हमें दरिया के इलाके में ना देखा जाए, वरना फ़ौरन कत्ल कर दिया जाएगा। वैसा अगर तुम हिम्मत रखते हो तो वापस चले जाओ। मैं तन्हा भी वहाँ से निकल सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। और देखो मैंने कैसी अक्लमंदी का सबूत दिया। बिलाशुबा अगर तुम और लाजिका हमारे साथ ना होते और ड्रामा बदल जाता तो हम लोगों को बेदरिया कत्ल कर दिया जाता। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। ये बात पहले से मेरे जहन में थी। मेरी देरीना आरज़ू पूरी हो गई। मैं जा रहा हूँ और अब मैं गैरीमैन नहीं हूँ। अब मैं दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी हूँ। मेरा अंदाज बदल जाएगा। मैं किसी मुल्क में जाकर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल बदलवा लूँगा। ये मुसीबत मेरी बेटी की लाई हुई है, वरना तुम्हें कत्ल कर देता तो कोई खदशा ही ना रहता। खैर, मैं तुम्हें तमाम इत्तलात दे रहा हूँ। खुदा हाफिज़। फ़कत गैरीमैन। और मेरे जहन में नफरत का लावा खौल उठा। मैंने इन मासूम जंगलियों से गद्दारी की थी। मैंने एक बार फिर धोखा खाया। मैं एक बार फिर इस घिनौनी दुनिया से फरेब खा गया था। एक बार फिर शदीद नफरत मेरे जहन में उभर आई और मैंने इस दुनिया पर लानत भेज दी। मैंने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया और ये वहशी मेरे महज़ब साथियों से कहीं अच्छे थे। मैंने अपने बच्चों को भेड़ियों की बस्ती में ले जाने का इरादा तर्क कर दिया और फिर मैंने इसी जगह क़याम करने का फ़ैसला कर लिया। बूढ़ा फरजान खामोश हो गया। हम बड़े दर्द से उसकी कहानी सुन रहे थे। काफ़ी देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, तुम वहशियों में वापस क्यों नहीं गए फरजान? किस मुँह से जाता? कौन सी शक्ल लेकर जाता? मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था ना। और वो बच्चा मेरे साथ ही है। मेरा बच्चा वो यहीं रहता है, लेकिन मैंने उसे मुहज़्ज़िब इंसानों की हवा नहीं लगने दी। मैंने उसे वहशी रखा है। मैंने उसे उसकी ज़ुबान के अलावा कोई और ज़ुबान नहीं सिखाई।
ओह, तो वो चीख की आवाज़? हाँ, वो उसी की थी। वो 100% नैतिका का वहशी है। और हम दंग रह गए। इस बात ने हमें और मुतासर किया। तब कर्नल डिक्सन ने उससे पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया फरजान? मैं उसे मुहज़्ज़ब बनाकर इंसानियत से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसका क्या करोगे? एक आरज़ू है दिल में, सिर्फ एक आरज़ू। क्या? उसे एक बार राजिका के पास पहुंचा दूं, नैतिका वालों की अमानत उनके हवाले कर दूं, फिर जान दे दूं। मैं उन लोगों से शर्मिंदा हूं। और हम सब सोच में डूब गए। फरजान की कहानी दरहकीकत अजीब थी। वैसे उस कहानी से कहीं फरेब की बू नहीं आती थी। वो जो कुछ कह रहा था ठीक था। बहरहाल उसके बाद हमने उस लड़के को देखा और दंग रह गए। ऐसा शानदार, ऐसा कवि हैकल जवान पहले निगाहों से नहीं गुजरा था। खूबसूरत बाप का खूबसूरत बेटा, गंदुमी रंग लिए हुए, अजीब नौजवान था वो। बिल्कुल वैसी नहीं था, लेकिन हम लोगों को हैरत से देखता रहा। फरजान की कहानी सुनने के बाद सबको उससे हमदर्दी हो गई थी। फिर भी हमने उससे साफ साफ गुफ्तगू की। फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है फरजान? इसी कश्मकश में हूँ, क्या करूँ, कैसे से नैतिका तक पहुँचाऊँ? हम भी साफ दिल लोग नहीं हैं फरजान, लेकिन अगर तुम नैतिका के उन हिस्सों की तरफ रहनुमाई कर दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। फरजान सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। और हम सब खुशी से चल पड़े। फिर उस सिलसिले में दूसरी बातें हुई। उस वक्त हमारे पास मुनासिब इंतजामात नहीं थे, चुनांचा तय किया गया कि ज़रूरी इंतजामात के बाद नैतिका रवाना हुआ जाए। फरजान से एक वायदा हुआ और हम वापस चल पड़े। सरफराज, ये मुहिम नैतिका के लिए ही है। अजीब कहानी थी, लेकिन उस कहानी ने मेरे बदन में सनसनी पैदा कर दी। कैसी मिलती जुलती कहानी थी मेरी और फरजान की, लेकिन फरजान की कहानी का अंजाम भयानक, बड़ा भयानक था। क्या मेरा अंजाम भी यही है? क्या मेरा अंजाम भी यही होगा? लेकिन फिर मुझे खुद अपने ख्याल पर हंसी आ गई। फरजान कुछ था और मैं कुछ, और फिर मुझे कौन सी किसी जंगली लड़की से शादी करना थी? बेकार ख्याल, फजूल, अहमकाना। तो ये कहानी है सरफराज, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? नवाब साहब ने पूछा। इस सिलसिले में मेरा मतलब है, ये मुहिम कैसी रहेगी? बेहद शानदार नवाब साहब, मेरा भी यही ख्याल है। अगर हम नैतिका तक पहुंचने की कोशिश में कामयाब हो गए तो बड़ी कामयाब मुहिम रहेगी। हर लिहाज से हम बेपनाह दौलत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नैतिका के असरार बेहद दिलकश होंगे। फिर फरजान का मामला, मेरा ख्याल है ये कहानी और दिलचस्प हो जाएगी। मुनासिब फरमाया नवाब साहब आपने। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है मियाँ? सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे क्यों एतराज़ होता? इस बारे में कुछ मशवरे? आप जैसे तजुर्बेकार लोगों के सामने भला मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? ये इनकिसारी नहीं, एक हकीकत है जिससे आप वाकिफ़ हैं। बहरहाल इस मुहिम में तुम्हारी शमूलियत से मेरा हौसला बढ़ गया है। मैं बेहद खुश हूँ, और ख़ास तौर से अब इस शक्ल में कि कौसर तुम्हारी इज्जत करने लगी है। कौसर बीवी की किसी भी बात की कोई जिम्मेदारी आप कबूल ना करें नवाब साहब। भाई, तुम बार बार कह चुके हो, लेकिन बहरहाल मैं अब खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। फरजान की कहानी ने दरहकीकत मुझे बहुत मुतासर किया था। उसके सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी से मिलते जुलते थे, लेकिन अंजाम, लाख मैं खुद को अहमक साबित करने की कोशिश कर रहा था। लाख मैं सोच रहा था कि तोहमात ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं, लेकिन फिर फरजान जहन के गोशों से निकल नहीं रहा था। ये कैफियत ना जाने कब तक तारी रही। बहरहाल सफ़र जारी थे और हम अफ्रीका से करीब होते जा रहे थे। जहाज़ पर दूसरे लोग भी थे। खुद मेरे साथियों में जवान लड़कियां और जवान लड़के मौजूद थे। मुमकिन है वो एक दूसरे से मुतासिर थे या नहीं, लेकिन खुद मेरे लिए एक दिलचस्प मशगला मौजूद था। वो मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन फिर भी। दूसरे दिन सुबह मैं यूं ही तन्हा एक जगह खड़ा था कि मिस मैरिसा फिर नमूदार हो गई। आज उनके हमरा प्रोफेसर हेगले की बेटी मोना भी थी। हेलो सरफराज। और ना जाने क्यों मेरे जहन में शरारत रेंग गई। हेलो मैरिसा, मैंने नहायत प्यार भरे लहजे में कहा। कैसे हो? तुम्हारी खुशबुएं फिजा में रची हैं, अच्छा ही होगा। मैरिसा चौंक पड़ी। वो मुझे घूरती रही, फिर उसने मोना की तरफ देखा। उसकी निगाहों में भी मुस्कुराहट थी। वो अजीब सी निगाहों से मैरिसा को देख रही थी। आज मूड बहुत अच्छा मालूम होता है तुम्हारा। मैं तो हमेशा से ठीक रहता हूँ मिस मैरिसा। क्या आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, मेरा मतलब है, मैरिसा झूठ बोल रही है मिस्टर फरजान। इसने मुझसे आपके बारे में ना जाने क्या क्या कहा है। क्या कहा है मिस मोना? बराए करम मुझे बताएं। मोना प्लीज। लेकिन तुम तो थोड़ा दूसरी बातें करते हैं। लेकिन तुम तो मुझे इनसे मिलवाने लेकर आई थी। हाँ लाई थी, मगर तुम शरारत पर आमादा हो। चलो मिस्टर फरजान, प्लीज मैं भी वापस आती हूँ।
मैरिसा ने कहा और मोना को खींचती हुई एक तरफ ले गई। मेरे पेट में कहकहे मचल गए। यकीनन मैरिसा ने मोना को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा और वो अच्छे अल्फाज न होंगे, लेकिन इस वक्त मेरे रवैये से उसे कुछ उम्मीद बन गई और अब वो उसको इसलिए खींच कर ले गई कि मोना मेरा मूड ना खराब कर दे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो फिर आन मौजूद हुई। बड़ी शरीर है ये मोना, बस फजूल बकवास करती रहती है। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता मिस मैरिसा, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर क्या असर पड़ सकता है? मैंने सर्द लहजे में कहा। यकीनन। क्या सोच रहे हो सरफराज? क्यों, मेरी सोच पर कोई पाबंदी है क्या? तुम कब तक मुझे नहीं समझोगे सरफराज? बराए करम दूर हटकर खड़ी हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। गुलाम हूँ आपका, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जिस वक्त जी चाहेगा वैसी गुफ्तगू करूंगा। तुम पर फिर दौरा पड़ा है? हाँ, दौरा पड़ा है, मैं फाड़ खाऊंगा, उठाकर समंदर में फेंक दूंगा तुम्हें। तुम बहुत बदतमीज हो। शट अप। मैं दौड़ा। मैं देख रहा था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। जलीला तुम, कमीने कहीं के, गेट आउट। मैं इस तरह झुका जैसे मैरिसा को उठाना चाहता हूँ और वो उछलकर भाग निकली। ऐसी भागी कि उसने पलट के भी ना देखा। बहरहाल दोपहर के बाद कौसर खातून मुझे मिली, वही बदलाव अंदाज जो मुझे पसंद ना था। सरफराज साहब, कौसर बीबी, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? अरे क्या हुआ? आप मुझसे तफादुब का अंदाज बदल दें। क्यों? इसलिए कि अब आप वो नहीं रहे जो बन गए थे। बन गए थे? हाँ, काश मेरी मोटी अकल में कुछ आ सकता। मेरा जी चाह रहा है कि आपसे बहुत सी बातें करूं, तो करे ना, लेकिन एक शर्त पर। आप हुक्म दें। मुझे आप इस अंदाज में कौसर बीबी नहीं कहेंगे, फिर सिर्फ कौसर कहेंगे। एक शर्त पर कौसर बीबी। फिर वही? हाँ, इसलिए कि अभी तक हमारे दरमियान मामला तय नहीं पाए। अच्छा फरमाइए। शुक्रिया कौसर बीबी। तो पहला सवाल, आपने जिस वक्त मुझे पहली बार बहसियत ड्राइवर देखा था तो आपके जहन में क्या तासुरात थे? सरफराज साहब, वादे के तहत पूछ रहा हूँ। वादा करें आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। अच्छा बोलें। आप शक्ल सूरत से ड्राइवर नहीं लगते थे। अच्छा फिर? जब मुझे यकीन हो गया कि आप ड्राइवर ही हैं तो मैंने आपके बारे में सोचा कि आप निकम्मे हैं। मुमकिन है बचपन से कामचोर रहे हों, स्कूल से भागते रहे हों और तालीम हासिल ना कर सके हों। मुझे आप पर गुस्सा आया कि आपने तालीम हासिल क्यों नहीं की, इतनी अच्छी शक्ल सूरत को मस्त क्यों करके रख दिया। तब मैंने सजा के तौर पर आपको वर्दी पहनवाई। बाद में भी आपकी शक्ल देखती थी जब भी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। फिर उस रोज़ मैंने इंसानियत से गिरी हुई हरकत की जिस पर मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। इस रोज़ पिकनिक पर मैंने आपको खाने के सिलसिले में चल के जाने दें। नहीं, पहले आप माफ़ कर दें। अब मुझे सिर्फ अपना गुलाम रहने दें, मुझसे उसी अंदाज में गुफ्तगू करें। अब मुझे अपने बारे में कुछ बताएं ना। आप इत्मीनान रखें, आपका राज राज ही रहेगा। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। मिस कौसर, मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे इज्तनाब करें। मुझसे नफरत करती रहें आप। नफरत या मोहब्बत के जज्बे इंसान के अपने बस में नहीं होते। मैं ख्वाब नहीं देख सकता कौसर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ख्वाब जद्दोजहद की राह दिखाते हैं, अमल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। नहीं कौसर बीवी, मेरी राहें बेहद दुश्वार गुजार हैं। मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ, मैं आपकी मेहरबानियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरफराज साहब, मैं आप पर अपना इल्तिफ़ात मुसलत नहीं करी, मैं सिर्फ अपने रवैये पर शर्मसार थी। अगर ये बात है कौसर साहिबा, तो आप मुझे हमेशा अपना मुखलिस दोस्त पाएंगी। शुक्रिया, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई। मैं उसे दूर तक जाते देखता रहा। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।